आज का पेपलॉग देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो मुद्दा लेकर आया हूँ, भारत में रहने वाले सभी तबके के लोगों के लिए बहुत ही अहम है। भारत में नौकरी पाने के उद्देश्य से आईएएस और स्टेट सिलेक्शन कमीशन की तरफ से निकाली गई पोस्टों के लिए लाखों लोग अप्लाई करते हैं और उनके लिए तैयारी करवाने के लिए सैकड़ों की तादाद में ऐसे इदारों में लाखों बच्चे दाखिले लेते हैं। ऐसे संस्थानों की दिल्ली और राजधानियों में भरमार है। इसी तरह प्रोफेशनल कोर्सों जैसे जेईई, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट इंजीनियरिंग के लिए, नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, मेडिकल की पढ़ाई के लिए टीयूईटी, कॉमन यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट, बहुत से विषयों में दाखिले के लिए और क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट में कानून की पढ़ाई के लिए दाखिले के लिए इत्यादि। सीटें सीमित होती हैं और प्रतिस्पर्धा बहुत ही ज़्यादा। यही कोचिंग इंडस्ट्री के लिए ईंधन का काम करता है। अकेले जेईई टेस्ट के लिए 15 लाख बच्चों में से ज़्यादातर इन प्राइवेट कोचिंग सेंटर में 6 से 7 लाख की फीस 2 साल के कोर्स के लिए भरते हैं, जबकि आईआईटी में कुल 18,000 के करीब सीटें होती हैं। 14 साल से ही बच्चों में स्कूलों में पढ़ने की बजाय डमी दाखिले करवाकर इन प्राइवेट संस्थानों में कोचिंग दिलवाने के लिए छोड़ दिया जाता है, जहां पर बहुत ही जटिल किताबों जैसे एरोडोब और क्रोटोब, जो कि ग्रेजुएट लेवल की इंजीनियरिंग कोर्सों में भी पढ़ाई नहीं जाती, के सवालों के उत्तर देने का परीक्षण दिया जाता है। यह विद्यार्थियों पर तनाव का कारण बनता है। बच्चों में और गुण विकसित ही नहीं हो पाते। इस तरह के तनाव से मुक्ति के लिए कुछ राज्यों ने कानून भी बनाए हैं जो इन प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स को कानून के दायरे में लाने के लिए हैं। सीमित सीटों के लिए बहुत बड़ी संख्या में अर्जियां, शिक्षा संस्थानों में पढ़ाई की गुणवत्ता में अंतर, एक ऐसी झूठी क्रमबद्धता या मेरिट को जन्म देता है जिसका आधार सिर्फ एक एक अंक का होता है। यह सब प्रक्रिया देहाती, मेधावी, गरीब छात्रों को जो इस महंगी कोचिंग से वंचित रहते हैं को अमीर शहरी छात्रों की तुलना में स्पर्धाओं में उत्तीर्ण ना होने देने का ही जरिया बनती जा रही है, क्योंकि इन आला कोचिंग सेंटर में सिर्फ अमीर अभिभावकों के बच्चे एक तरह की मसनूई मेरिट का आधार बनाते हैं। हार्वर्ड के दार्शनिक माइकल संदेल अपना तर्क देते हुए कहते हैं कि यह सब एक जहरीले जुनून को जन्म देता है जो अपने आप को सबसे उत्तम बताने और समझने का बीज बोता है, जिसमें किस्मत और विशेषाधिकार को नजरअंदाज ही कर दिया जाता है। मेरिट एक भरम नाम की एक किताब जिसे कॉर्बनले, स्वीमडन और स्टोलन ने लिखा है, में सब कुछ विस्तार से बताया गया है। यह पुस्तक अमेरिकी उच्च शिक्षा प्रणाली की असमानताओं पर गहन आलोचनात्मक दृष्टि डालती है और यह भारत पर भी लागू होता है। लेखक यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में मेरिट योग्यता के नाम पर जो चयन प्रणाली है वह वास्तव में निष्पक्ष नहीं है। यह किताब बताती है कि कैसे शिक्षा व्यवस्था अमीरों को लाभ पहुंचाती है, गरीबों और अल्पसंख्यकों को पीछे धकेलती है और अंततः समाज में असमानता को और गहरा करती है। अब अध्ययन पर आते हैं। नंबर 1 पर है, क्या मेरिट एक मिथक है? शिक्षा, विशेषकर उच्च शिक्षा, समाज में समानता का मार्ग है। मान्यता यह है कि जो छात्र मेहनती, प्रतिभाशाली और योग्य हैं वह अच्छे कॉलेज में दाखिला लेकर जीवन में सफल हो सकते हैं, चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी क्यों ना हो। लेकिन वास्तविकता यह है कि मेरिट नामक अवधारणा असमान परिस्थितियों को छिपाती है। गरीब बच्चों को अच्छे स्कूल, ट्यूशन, संसाधन और संस्कृत पूंजी नहीं मिलती, जबकि अमीर परिवार अपने बच्चों को शुरू से ही विशेषाधिकार दिलाते हैं। और इस प्रकार मेरिट असल में आर्थिक ताकत और सामाजिक पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई है। नंबर 2 पर है, अमीरों के लिए बनी व्यवस्था। शीर्ष विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठित स्थान अधिकतर धनी परिवारों के बच्चों को ही प्राथमिकता देते हैं। अमीर परिवार महंगे प्री स्कूल, निजी स्कूल और टेस्ट प्रेप सुविधाएं ले सकते हैं। परीक्षा में उच्च अंक पाने के लिए कोचिंग और संस्थानों का बड़ा रोल होता है जो गरीब छात्रों की पहुंच से बाहर है। कॉलेजों में दाखिलों में लेगेसी प्रेफरेंस, पूर्व छात्रों के बच्चों को वरीयता और डोनेशन एडमिशन जैसी व्यवस्थाएं भी अमीरों को लाभ पहुंचाती हैं। नतीजा यह होता है कि जिन विश्वविद्यालयों को असमानता घटाने के लिए काम करना चाहिए वही असमानता को बढ़ाते हैं। नंबर 3 पर है, सपना बनाम वास्तविकता।
अमेरिकी सपना, अमेरिकन ड्रीम कहता है कि कोई भी व्यक्ति कठिन मेहनत और प्रतिभा से ऊपर उठ सकता है, लेकिन इस पुस्तक में यह बताया गया है कि उच्च शिक्षा अब यह सपना पूरा करने का साधन नहीं रही। कॉलेज डिग्री तो नौकरी और आय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन यह डिग्री उन्हीं के हाथ में पहुंचती है जिनके पास पहले से ही संसाधन और नेटवर्क मौजूद होते हैं। इस प्रकार शिक्षा असमानता कम करने के बजाय सामाजिक वर्गों को और स्थायी बनाती है। नंबर 4, डिवाइडेड भारत। शिक्षा से उपजी खाई। भारत दो हिस्सों में बंटता जा रहा है। अमीर परिवारों के बच्चे प्रतिष्ठित कॉलेजों में पढ़कर उच्च आय और शक्ति वाले पेशों तक पहुंचते हैं। गरीब और अल्पसंख्यक परिवारों के बच्चे कम संसाधनों और सामुदायिक कॉलेजों या साधारण संस्थाओं तक सीमित रह जाते हैं। इससे उन्हें कम वेतन वाली नौकरियां मिलती हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी का चक्कर चलता रहता है। इस तरह उच्च शिक्षा प्रणाली वर्ग और नस्लीय असमानता को कम करने की बजाय मजबूत करती है। नंबर 5 है पब्लिक बनाम प्राइवेट कॉलेज। पब्लिक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को भी अब फंडिंग की कमी झेलनी पड़ रही है। इससे वे गरीब छात्रों को सहारा देने में असमर्थ हो रहे हैं। वहीं निजी या प्राइवेट कॉलेज अधिक फीस वसूलते हैं और अपने कैंपस को धनी छात्रों के लिए आकर्षक बनाने में लगे रहते हैं। इससे शिक्षा की गुणवत्ता और अवसर दोनों ही धन पर निर्भर हो जाते हैं। नंबर 6 है सांस्कृतिक पूंजी का महत्व। सिर्फ आर्थिक साधन ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक पूंजी जैसे परिवार का शैक्षिक स्तर, सामाजिक संपर्क, पेशेवर मार्गदर्शन भी धनी छात्रों को बढ़त देता है। उदाहरण के लिए किसी गरीब परिवार का छात्र अगर कॉलेज में दाखिला भी ले ले तो उसे नेटवर्किंग, इंटर्नशिप और कैरियर मार्गदर्शन की कमी के कारण उच्च वेतन वाली नौकरियों तक पहुंचने में कठिनाई होती है। वहीं अमीर छात्रों को यह सब सहज उपलब्ध हो जाता है। अब समाधान क्या है? कुछ संभावित समाधान भी सुझाए गए हैं, जैसे कि फंडिंग बढ़ाना। पब्लिक कॉलेजों को सरकार से अधिक आर्थिक सहयोग मिलना चाहिए ताकि वे गरीब छात्रों को समर्थन दे सके। एडमिशन सुधार, प्रतिष्ठित संस्थानों में टेस्ट आधारित प्रणाली पर पुनर्विचार हो और लेगेसी प्रेफरेंस समाप्त कर दिया जाए। अवसर की समानता, स्कूल स्तर पर ही गरीब बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा और मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाए। आर्थिक सहायता, जरूरतमंद छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और ऋण प्रणाली को अधिक न्यायपूर्ण बनाया जाए। प्रोफेशनल ट्रेनिंग, उच्च शिक्षा में सिर्फ अकादमिक ज्ञान नहीं बल्कि कैरियर आधारित परीक्षण और इंटर्नशिप भी सबके लिए उपलब्ध हो। आगे इसका हमारे समाज पर क्या असर है? अगर शिक्षा व्यवस्था ऐसी ही बनी रही तो सामाजिक गतिशीलता, जिसे हम सोशल मोबिलिटी भी कहते हैं, और भी कम हो जाएगी। यानी कि गरीब का बच्चा गरीब ही रहेगा और अमीर का बच्चा अमीर ही बनेगा। यह स्थिति लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के लिए खतरनाक है, क्योंकि जब अधिकांश नागरिक महसूस करने लगे कि मेहनत और योग्यता से वे ऊपर नहीं उठ सकते तो समाज में निराशा और विभाजन बढ़ता है। अब कॉर्नवॉल और स्ट्रॉल और श्मिट ने इसका अवलोकन करते हुए तर्क दिया है कि शिक्षा को सार्वजनिक भलाई, पब्लिक गुड माना जाना चाहिए, ना कि निजी लाभ, प्राइवेट गुड। शिक्षा तभी वास्तव में लोकतांत्रिक हो सकती है जब हर वर्ग और नस्ल के छात्रों को समान अवसर और संसाधन मिले। फिलहाल की व्यवस्था एक मेरिट का मिथक बनाए हुए है, यानी यह दिखाती है कि सबको समान अवसर है, लेकिन असल में यह असमानताओं को और गहरा करती है। द मेरिट मिथ एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो यह उजागर करती है कि कैसे कॉलेज अमीरों को अधिक शक्तिशाली बना रहे हैं और गरीबों को अवसर से वंचित कर रहे हैं। यह किताब शिक्षा व्यवस्था का विश्लेषण है और पूरी दुनिया के लिए चेतावनी भी है। हर समाज में यह समझने की जरूरत है कि शिक्षा केवल उन्हीं को लाभ ना पहुंचाए जिनके पास पहले से संसाधन है, बल्कि वास्तव में सामाजिक न्याय और समानता का साधन बने। संदेल इन दोषों को ठीक करने के लिए स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड की तरह लॉटरी से इन प्रतिष्ठित अदारों में दाखिले की प्रक्रिया चुनने का सुझाव देते हैं। क्या कहीं और भी ऐसी व्यवस्था है? बिल्कुल। अनेकांत, जो खुद पुलिस के ऊंचे ओहदे पर हैं, और भूमि गोयल, जो दिल्ली की एक छात्रा हैं, ने अपने एक लेख में इन सभी बातों का जिक्र किया है। उनके अनुसार नीदरलैंड में 1972 में लॉटरी सिस्टम से ही मेडिकल स्कूल में दाखिले किए जाते हैं। एक न्यूनतम दर्जे जैसे कि 75 या 85% के ऊपर के सभी विद्यार्थियों को इस लॉटरी की प्रक्रिया से बिना किसी भेदभाव के दाखिले मिलते हैं। चीन ने 2021 में डबल रिडक्शन पॉलिसी के तहत लाभदायक ट्यूशन को स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले विषयों पर प्रतिबंध ही लगा दिया
और कोचिंग का राष्ट्रीयकरण ही कर दिया, जिससे अभिभावकों पर फीस का बोझ, असमानता घटे और विद्यार्थियों पर भी तनाव घटे। इसके तहत हमें भी भारत के लिए बहुत कुछ सोचना होगा। आज के लिए इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।